अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नज़र खान वेकअप पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर इमरजेंसी इन फ्लड एरियाज़। हम सारा दिन सारा वक्त जब से जुलाई से लेके और आज सितंबर 22 तक शायद कोई ऐसा सोशल मीडिया हो जिसमें फ़्लड की बात ना की गई हो और फ्लड विक्टिम्स को हमने डिस्कस ना किया हो। कोई भी ख़बर उठा के देखें वो फ्लड से रिलेटेड ख़बर होती है। कोई चैनल ऑन करें वो फ्लड से रिलेटेड उसमें ख़बरें चल रही होती हैं। कहा यह जा रहा है कि कोई 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो फ्लड का जो आफत है उसका शिकार हुए हैं। 1.5 करोड़ का मतलब ये होता है कि कोई एक शहर नहीं, एक मुल्क। इसी तरह ये कहते हैं कि कोई 5 लाख से ज़्यादा घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं इस फ्लड की वजह से। सिर्फ घर तबाह नहीं हुए हैं, आपका जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी जो इन इलाकों में बहुत ना होने के बराबर थी, जो आपके एजुकेशन सिस्टम थे वो सारे के सारे फ्लड के साथ बह गए हैं। आज का प्रोग्राम हम बात करेंगे कि हमारी हेल्थ इमरजेंसीज़ इन फ्लडेड एरिया में कौन सी हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, उनकी क्या ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आज हम बात कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन उन लोगों के लिए है जो इन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए या प्राइमरी हेल्थ केयर को प्लान कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि हेल्थ इमरजेंसी को कैसे एड्रेस किया जाए और है क्या ये, डॉक्टर एहसन सिद्दीकी साहब हैं। ये सीईओ हैं सिंध हेल्थ केयर कमिश्नर के। हमारे साथ मौजूद हैं सना हयात साहब, ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन हैं और ये काम कर रही हैं फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ। इसके अलावा हमारे साथ सना है, हमारे साथ साइमा है जो हमें लाड़काना से ज्वाइन करेंगी। इनका ताल्लुक़ है सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का और ये एक एनजीओ है जिसके साथ ये एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं ये डिस्ट्रिक्ट। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर फरहीन अली हैं और ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर इन NICVD और इनका जो स्पेशलिटी है वो इन्फेक्शस डिजीज़ पे काम करती हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर शोभा भी हैं, शोभा लक्ष्मी। इनका ताल्लुक़ भी NICVD से है और इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी इन्फेक्शस डिजीज़ के साथ है। तो हम इन सारे अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनमें हेल्थ का क्या इश्यूज़ हैं और उनको जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या आम लोग हैं उनको उनकी आउटरीच क्या है, उनको वो हेल्प कैसे कर रहे हैं और मिसिंग क्या है और वो कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो मैं अपना पहला जो सवाल है वो करने जा रही हूँ डॉक्टर एहसन साहब से। एहसन साहब, आप एक बहुत ही प्राइम जगह पे बैठे हैं। 2 चीज़ों के हिसाब से आपकी जगह बहुत वैल्यू का है और इस वक्त जो आपकी ज़िम्मेदारी है मेरे ख्याल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो क्या आप एक ओवरऑल जो सिंध में जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है और पाकिस्तान में जनरली और ख़वातीन स्पेशली थोड़ी सी कुछ इन चीज़ों के बारे में रोशनी डालेंगे? शुक्रिया दुज़त। देखिए, इसमें 2 बातें हैं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी का काम हेल्थ को मैनेज करना नहीं होता बल्कि हेल्थ को रेगुलेट करना होता है। और हमारा एक सिंध का हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है जो हेड करता है सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर जनरल हेल्थ। और ये सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ पार्ट। हाँ, हमारा रोल इनडायरेक्टली बहुत बड़ा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे पहले अगर हम आगे बढ़ें मैं थोड़ा सा इसमें कहूँ कि शायद जो स्टैट्स है इसमें तकरीबन अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं इससे, 30 मिलियन। जैसे आपने फरमाया कि 5 लाख घर तबाह हो गए, तो अगर एक घर में हम 5-7 लोग भी रख लें तो इट विल गो हायर दैन 10, जो हमने 10 लाख की फिगर कही थी, 10-15 लाख से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
किसी भी चीज़ की जब आप के बारे में बात करते हैं तो अगर उसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता हो तो आप उसके ऊपर पर्सपेक्टिव में सही बात नहीं कर सकते। जब कोविड की पहली वेव आई थी, आप याद कीजिए, तो यूएसए और यूरोप जिनके हेल्थ के सिस्टम अप टू द मार्क हैं, दे वर कोलैप्स्ड लाइक एनीथिंग। क्योंकि जब नेचुरल डिज़ास्टर का प्रोपोर्शन ह्यूमन कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोप हो। ये जहन में ज़रूर रखिएगा बात को। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से या जो भी इसकी वजह है इसके पीछे जो इस वक्त ये कैटास्ट्रोफी हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड, गैर मामूली है। और इसको आप पिछले कई सालों में देखेंगे, सदियों में भी तो आपको नज़र नहीं आएगी जिस तरह की बारिशें और सैलाब ने इस वक्त इफ़ेक्ट किया है। तो कोई भी हेल्थ सिस्टम हो या कोई भी दूसरा सिस्टम हो, उसमें कोलैप्स हो जाना था और वो कोलैप्स हुआ है इस वक्त। इस वक्त आपका जो मौजू है आज का कि पोस्ट फ्लड और पोस्ट रेन जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सब्सिक्वेंटली आपको फेस करने पड़ते हैं, वो उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारा कमीशन का रोल है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन का, वो ये अश्योर करना है कि अगर हेल्थ केयर की सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, क्या वो प्रॉपरली क्वालिटी के साथ अवेलेबल हैं। लेकिन क्राइसिस में यू सम टाइम इग्नोर क्वालिटी, यू वांट टू मेक इट एक्सेसिबल, बिकॉज अगर आप क्वालिटी को देखने लगेंगे तो एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी इस वक्त। क्योंकि इस वक्त तो लोग पानी में बैठे हुए हैं, वहाँ आप कोई क्वालिटी का अस्पताल या क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी से नहीं पहुँच सकते। यू जस्ट हैव टू रीच देयर। सो हम बाद में भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो पहला मेरा आपको रिस्पॉन्स है वो यही है कि इस मैग्नीट्यूड की डिज़ास्टर में इस वक्त तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वी शुड रीच आउट टू द पब्लिक एंड पीपल हु आर सफरिंग। उसके बाद का जो चीज़ें वो दूसरी आएंगी, जो हमने स्टेप्स दिए, हम आगे प्रोग्राम में आपसे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मेरा इसमें जो इनिशियल स्टेटमेंट या कह लीजिए जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि दिस डिज़ास्टर इज़ गैर मामूली, अनप्रेसिडेंटेड। और उसमें इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को खाना पहुँच जाए, लोगों को शेल्टर मिल जाए, लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए हेल्थ केयर पहुंच जाए, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बेहिसाब NGOs, फिलैंथ्रोपिस्ट और सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब काम करने के बावजूद भी द मैग्नीट्यूड इतना है कि उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी परसों ही चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें 15 लाख टेंट चाहिए हैं और अभी हम उसका 1/3 भी अरेंज नहीं कर सकें क्योंकि अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मॉस्किटो नेट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन द डिज़ास्टर एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड फ्रॉम जो मेरा पहला स्टेटमेंट था कि जब ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो उसमें US और यूरोप के भी हेल्थ सिस्टम डिज़ास्टर में चले जाते हैं। सही बात है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा और अभी थोड़ी सी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में आई, रियली सॉरी फॉर दैट। कहते हैं 1.5 मिलियन के करीब, तो करीब 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और जब 1.5 करोड़ का मतलब ये होता है कि कोई एक मुल्क, कोई एक, ये नहीं है कि कोई एक सूबा, ये किसी एक मुल्क की पॉपुलेशन हो सकती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब एक बहुत बड़ी कोई क्लाइमेटीज़ आती है, जिस तरह हमने कोविड की बात की और उसमें पूरे सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम जो थे वो कोलैप्स कर गए थे। और सिर्फ और वो डेवलप कंट्रीज़ जो अपने आप को बहुत स्मार्ट कहते हैं, उनके यहाँ दवाओं की, मास्क की, चीज़ों की इंतहाई किल्लत पड़ी थी। इवन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ मैंने ये प्रपोज़ किया कि जी कॉफ़ी फ़िल्टर्स यूज़ कर लो कपड़े का मास्क बना के उसके अंदर। तो ये सिचुएशन किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में रही है। सना, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ कि जब हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर एहसन से, एक मैग्नीट्यूड तो मेरे ख्याल है सारा वक्त हम सुनते हैं कि जी करोड़ों लोग जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, हमारी आबादियाँ की आबादियाँ बह गई, हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स बह गए। आप मुझे बताइए, जब आप कम्युनिटी में काम करती हैं तो ख़वातीन को इस सारे क्राइसिस में कहाँ देखती हैं? उनका क्या, मैं रोल तो नहीं कह सकती, रोल भी है, बट उन पे ये स्पेशल इफ़ेक्ट होगा उनका, तो थोड़ा सा मुझे अगर आप। थैंक यू डॉक्टर नुज़रत फॉर एक्चुअली हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्टली। जी, अगर हम बात करें ख़ास तौर पे ख़वातीन की, तो एक वर्ड जो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है लेकिन वो यूज़ भी होता है और वो लोग इस तरह से पहचाने भी जाते हैं, तो इट्स हाईलाइटेड एज अ वल्नरेबल पॉपुलेशन। ठीक है ना, ख़वातीन स्पेशली हमारे
साउथ एशिया में कह लें या हमारे मुल्क की अगर हम बात कर लें तो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन में आ जाती है ख़वातीन, बच्चियाँ और फिर ओवरऑल बच्चे, और फिर हम उसमें एल्डरलीज़ को भी ले लेते हैं। तो इस वक्त भी हालात कुछ यही हैं कि ठीक है, पूरे घर के घर तबाह हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है। एक जनरली जो एक सिस्टम है हमारे घरों का वो यही है कि घरों में ख़वातीन ही कर रही होती है, और हमारे जो देहात हैं उसमें तो सिर्फ घर नहीं, बाहर को भी ख़वातीनें, चाहे हमारी एग्रीकल्चरल फार्मिंग हो, लाइफ स्टॉक हो, तो हमारी जो बैकबोन होती है ना वो एक्चुअली ख़वातीन ही है। और इस वक्त जो इस कंडीशन में ख़वातीन हैं, उनकी नीड्स हैं, तो दे हैव एक्चुअली बिकम मच मोर वल्नरेबल, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड्स हो, चाहे वो उनकी नॉर्मल मेडिकल नीड्स हो। तो ऑफ कोर्स एज डॉक्टर एहसन ऑल्सो मेंशन कि इट्स अ कैलामिटी, एवरीवन इज़ अफेक्टेड, एवरीवन में पूरी फैमिली आती है, फैमिली में फिर क्या कहते हैं औरतें, फिर बच्चे, बच्चियाँ, फिर इनकी सिक्योरिटी भी, क्योंकि अब पीपल आर आउट इन दी ओपन। हमारे यहाँ टेंट सिटीज़ बनी हुई हैं, टेंट सिटीज़ में सब लोग इधर से उधर बिखरे हुए हैं, कुछ लोग पूरी फैमिलीज मूव की हैं, कुछ लोग नहीं। के रेफरेंस से बताइए कि जी हेल्थ सेंसिटिविटी उन खवातीन की जो कैंपों में रह रही हैं, वो किस किस्म की वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू हेल्थ उनकी है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हो जाता है खवातीन और फिर हामला खवातीन। एक जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको बर वक्त हेल्थ केयर ना मिले, उसको उसके सभी न्यूट्रिशन ना मिले, तो ऑफ कोर्स उसकी हेल्थ नीड्स बढ़ जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हुई होती हैं, और ऑफ कोर्स ज़्यादा क्या कहते हैं उसके बाद फिर उसके इफेक्ट्स सिर्फ उस पे नहीं, आने वाले बच्चे पे भी होता है। तो एक ये मेजर गैप आ जाता है। हम जब तक ऑनलाइन साइमा, क्योंकि वो उस जगह मौजूद हैं जहाँ अच्छा, इससे पहले कि हम साइमा से बात करें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस साइमा से बात करेंगे। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो इंटेंसिटी ऑफ फ्लड है और उस फ्लड के साथ जो हेल्थ जुड़ी है, हेल्थ के इश्यूज जुड़े हैं, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसे ही है जैसे दरिया को कुएं में बंद करने की बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साइमा, और साइमा हमें ज्वाइन करेंगी लाड़काना से। और साइमा का ताल्लुक़, जिस तरह मैंने बताया कि जी ये सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एक है और उसकी ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। तो साइमा, अगर आप हमको सुन सकती हैं तो आप हमें बताएंगी कि जी आप क्योंकि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, कुछ थोड़ा सा वहाँ पे क्या सिचुएशन है और हेल्थ के रेफरेंस से वहाँ क्या सिचुएशन है, तो थोड़ा हमें एनलाइट अगर कर लें। जी नुज़रत, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर नुज़रत, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और ये है कि जैसे कि डॉक्टर सना ने बात की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ वो सफ़र इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा औरत ही कर रही है। और हमारी सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है 2003 में से लेकर ख़वातीन तंजीमों के साथ काम करती है और ग्रास रूट लेवल तक जाती है। तो हमें पता होता है कि देखिए किस तरह औरतें उन सारी चीज़ों को फेस कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो इतनी तबाहकारियाँ हुई, इन सब में जो है ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि मुतासिर तो सभी हुए हैं, लेकिन ख़वातीन ख़ास तौर पे इसलिए मुतासिर हुई हैं कि जैसे कि डॉक्टर सना ने कहा कि हामला ख़वातीन जो होती हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ तक जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि हेल्थ फैसिलिटीज़ तक एक्सेस भी उनको इनके लिए बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ पे एक क्लीन एक अच्छा इन्वायरमेंट हो। उसके अलावा फिर ये है कि जो ख़वातीन के ख़ास तौर पे मखसूस अयाम होते हैं मेंस्ट्रुअल की वजह से, तो उसमें भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा मतलब वो फील करती हैं कि वो अब किसको कहें कि वो उनके लिए कुछ अरेंज कर दें। तो इस वजह से फिर हमने हमारी बिज़नेस डेवलपमेंट ग्रुप्स थे, उनको हमने वो किया। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम रीयूजेबल वॉशेबल पैड्स बनाएं, ताकि फिर वो जो है ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो एटलीस्ट वो अपनी इन दिनों में मखसूस अयाम में थोड़ा सिक्योर फील करें। जी अच्छा, मैं एक और चीज़ जो जानना चाह रही थी इस प्रोग्राम की, तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी था। कुछ
चीज़ें जो हाईलाइटेड नहीं है, जिस तरह अभी साइमा ने हमें कुछ चीज़ें कहीं, कुछ हम जानना चाहते हैं। देखें, जो हम सुन रहे हैं, जिस पे बात की जा रही है, हम डेंगू की बात कर रहे हैं, डेंगू की रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रो की बात कर रहे हैं, ये सारी वो बीमारियां हैं जो फ्लड के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जनरली बात नहीं करें, जिसके बारे में शायद मैं आपसे और आपके तवज्जुह से हम ऑडियंस के साथ बात करना चाहते हैं। वहाँ पे कुछ मेल न्यूट्रिशंस भी होगी, जब खाना नहीं खाते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज़ भी वहाँ पे क्रिएट हो रहे होंगे, उसके अलावा कुछ इंजरीज़ भी हो रही होंगी। वो कुछ मेरे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, ख़ासतौर से ख़वातीन, कि उनके वुंड्स क्रिएट हो गए, उनके ज़ख़म है और उनमें कीड़े पड़ने शुरू हो गए। वो बज़ाहिर कोई कट छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन अनहाइजीनिक कंडीशन में वो कट कुड बी डेंजरस। सिमिलरली कुछ आँखों के प्रॉब्लम्स भी वहाँ शुरू होंगे, कुछ सांस की बीमारियाँ होंगी, कुछ और चीज़ें भी वहाँ। तो क्या आप कोई एलेबोरेशंस बता सकते हैं कि किस किस्म के डिजीज़ अदर देन डेंगू एंड मलेरिया उसके? देखिए, ऐसा नहीं है, इसको डेंगू को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने बात करनी है वाटर बॉर्न डिजीज़ की। यस। नाउ देयर आर सर्टेन वाटर बॉर्न डिजीज़ विच आर बाय कंजम्पशन ऑफ वाटर, and because there are certain disease which are because of accumulation of water, and there are disease जो कि पानी में सबमर्ज होने की वजह से होती हैं। तो ये तीन किस्म हैं। एक किस्म वो है जब आप गंदा पानी पीते हैं तो उससे बीमारी होती है। एक किस्म वो है कि जब आप पानी पे उसके जरासीम ज़्यादा ब्रीड करते हैं, ज़्यादा पलते हैं, उसकी वजह से होती है, जैसे मॉस्किटो। और एक ये होती है कि जो आप उसमें पानी में गीले रहते हैं बहुत देर तक, तो आपको स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं शुरू, स्नेक बाइट शुरू होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप किसी को भी अलग ना करें, यानी हमें वंस अगेंस्ट अदर की बात नहीं करनी है, हमने इस पूरे प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आम हालात में जब मैं डेंगू की बात करूँ, क्योंकि इस वक्त आपने ये देखना होता है कि लाइफ डेथ के इश्यूज़ कहाँ ज़्यादा हैं। स्किन डिजीज़ में लाइफ डेथ का इशू ज़रूर नहीं होता, मॉर्बिडिटी होती है। लेकिन अगर आप देखें आम ज़माने में जब एपिडेमिक होती है, पोस्ट रेन यानी जब मॉस्किटो ब्रीडिंग सीज़न होता है, उसमें आपका मलेरिया और डेंगू पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये होता है और बढ़ रहा है, डेंगू बढ़ रहा है। उस एपिडेमिक में तो आप ये बात कर सकते हैं कि आपने स्प्रे किया, किसी जगह पर आपने मॉस्किटो कंट्रोल का प्रोग्राम किया, लेकिन इस वक्त आप स्प्रे कहाँ करें? द होल लैंड इज़ वाटर, द वाटर इज़ कन्वर्टेड, द लैंड इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, सो लाइक इट्स अ रिवर एवरीवेयर। उसमें बीच में कहीं कहीं थोड़े से आपके आइलैंड है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉस्किटो, जब भी आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, हेल्थ केयर में प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर आप कहते हैं जब डिज़ीज़ को होने से पहले आप रोक लें, चाहे वैक्सीनेशन के ज़रिए, चाहे स्प्रेस के ज़रिए, चाहे हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए आप उसको रोकें, लोगों को समझाएं, आगाही दें। ये पहला पार्ट होता है। सैलाब में क्या प्राइमरी हेल्थ केयर करते हैं आप? पहली बात। सेकेंडरी हेल्थ केयर ये होती है कि जब प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ट्रीट करें आप, क्योंकि अब बीमारी आ गई है उसको, अब आप उस वाले सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि आपको बीमारी ट्रीट करना है, लेकिन रिसोर्सेज वर्सेस डिमांड बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, वो नहीं पूरी कर सकते आप। तीसरी चीज़ होती है टर्शरी केयर, जो कॉम्प्लिकेशंस की आप बात करते हैं, जैसे आपने भी किसी कॉम्प्लिकेशन की बात की। I would try to stick myself to secondary care first, which is very important. Yeah, this is important. इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसमें मीडिया का रोल इसलिए है कि आप इससे मुझसे शायद एग्री करेंगी कि हमारे मीडिया पे कोशिश ये होती है कि वी ट्राई टू सेंसेशनलाइज द इशू। उसको इतना ज़्यादा करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव काम भी कर रहा है तो वो सेंसेशन में वो फंस जाता है और वो नहीं कर पाता, डीमोटिवेट हो जाता है। मैं इसकी आपको मिसाल समझाता हूँ कि किस तरह होता है। जब 6000 केस कोविड के हो रहे थे पाकिस्तान में और 250 से 300 डेथ हो रही थी, तो टीवी पे एक आप देखते थे कि एक वीडियो चलती थी हर न्यूज़ चैनल पे कि कोविड के वार जारी और इतनी जानें या कीमती जानें निकल गया, हम सब देखते थे। परसों उसने बताया कि कोविड के वार जारी 54 लोगों को हो गया, 54। मैंने कहा जब 6000 थे तब भी वार जारी की खबर थी, और जब 54 हो गया तब भी वार जारी है अभी तक। ये नहीं बताया कि शुक्र है कि 6000 से 54 पे आ गए हम, ये खबर नहीं दे रहा है वो 54 पे वार जारी किए हुए अपना। ये जो कारी वार मीडिया से लगते हैं, ये आपके और ज़्यादा आपको पैनिक में ले जाते हैं और प्रॉब्लम का शिकार करा देते हैं। अब हम डेंगू पे आ जाते हैं। इस वक्त हॉट केक जो बिक रहा है टीवी पे और बात हो रही है, वो सैलाब के बाद डेंगू की हो रही है, ठीक है, वो गलत नहीं हो रही है।
लेकिन उसका पर्सपेक्टिव कोई नहीं बता रहा, उसको बयान कोई नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी अराउंड जो पैनिक है उसको बयान किया जा रहा है। मैं इसको चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उसको कुछ क्लैरिफाई किया जाए ताकि पब्लिक तक ये मैसेज जाए कि अगर डेंगू है या किसी को हो रहा है, क्योंकि जो सैलाब ज़दा इलाके नहीं भी हैं, मॉस्किटो वहाँ भी ब्रीड कर रहे हैं। अब कराची में सैलाब नहीं है, लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा डेंगू है। दो वजह हैं उसकी, क्योंकि कराची में रिपोर्टिंग बेहतर है और सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्ट नहीं हो रहा है, वो वहाँ रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप सर्वेलेंस करने का कोई सिस्टम नहीं है आपका। तो यहाँ एक वजह तो ये है, लेकिन यहाँ डेथ जो हुई है वो भी ज़ाहिर है, क्योंकि कराची में टर्शरी केयर हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा यहाँ आके एंड अप करते हैं, तो ज़ाहिर है डेथ भी ज़्यादा यहाँ रिपोर्ट होती है। तो अगर आप चाहती हैं तो आपके नाजरीन को मैं डेंगू के बारे में एक ब्रीफ दे सकता हूँ, तो आप जब भी घूम के आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मीडिया को इसके पूरे प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली पर्सपेक्टिव में रख के चलना है। व्हेन यू गो आउट ऑफ पर्सपेक्टिव देन देयर इज अ पैनिक एंड मिसइन्फॉर्मेशन। देखें जो थैंक यू वेरी मच, ये काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं। और मैं एक बात के लिए हमेशा न्यूज़ वन खास तौर से ताहिर खान साहब और सीमा ताहिर साहिबा को सलूट करती हूँ। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक मैराथन सेशन जिसमें फ़्लड की हेल्प और चीज़ों के बारे में बात की, और मैं बड़ा फ़ख्रिया कहती हूँ कि मैं उसका भी हिस्सा थी। और आज का प्रोग्राम भी जो आप बात कर रहे हैं, इनके ये भी उसी कार्य खैर का, ये उसी कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा है कि हम लोगों को कोई एक सेंसिटिविटी क्रिएट करें और उसके साथ कोई एक रियलिटी भी बताएं कि जी इश्यूज़ ये भी हैं और ये भी हैं और उनको इस तरह भी देखा जा सकता है, और जो चीज़ें हो रही हैं उनको एक्नॉलेज भी किया जाए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको थोड़ा सा स्केल अप किया जाए। तो इसी बात पे मैं सना आपसे पूछती हूँ कि जिस तरह मैंने इनसे ही पूछा डॉक्टर साहब से कि डेंगू, उसके साथ हेपेटाइटिस और दूसरी, आप मुझे ख़ास तौर पे वो बीमारियाँ जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप कम्युनिटी हेल्थ में काम कर रही हैं, तो किस तरह की रिपोर्ट हो रही है? देखिए ऑफ कोर्स इस वक्त जो हाइप है, जो क्या कहते हैं इंक्रीज नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, वो तो ऑफ कोर्स डेंगू, मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, ये सब चीज़ें हैं। वी ऑल नो दिस, और ये हमेशा होता है। स्किन डिजीज़ेज़ ऑफ कोर्स बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देयर आर 2-3 रीजंस ऑफ दीज डिजीज़ेज़ के वेक्टर बोर्न है और वाटर के 3 ज़राए से हो सकती हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ आई थिंक ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है, जैसे आपने पहले बात की थी, हम विमेन हेल्थ की जब बात करते हैं, मैंने हामला ख़वातीनों का बोला, एक बहुत हाईलाइटेड इशू है लेकिन जिसको हाईलाइट शायद इतना किया नहीं जाता, मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी कि एनीमिया बहुत कॉमन है। शदीद खून की कमी हो रही है इस वक्त औरतों में। मैं ख़ुद तकरीबन पिछले हफ्ते एक कैंप में गई हुई थी और उसके करीबी एक अस्पताल में भी गई थी मैं, ख़ास तौर पे ये पता करने के जो जच्चा बच्चा वार्ड में ख़वातीनें आ रही हैं, जो हामला ख़वातीनें किसी तरीके से वहाँ पहुँच रही हैं या बच्चा पैदा करने के बाद पहुँच रही हैं, तो उनके सबसे बड़े मसाइल क्या हैं। तो उधर की स्टाफ ने वगैरह ने सब मुझे बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस वक्त आ रही है वो खून की कमी आ रही है। हीमोग्लोबिन 2 की लेवल तक से वहाँ पे ख़वातीन पहुँच रही हैं और खून नहीं है। और खून नहीं होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी केमिस्ट्री ऑल्टर हो रही है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग। अच्छा, और ये माँ में है तो ऑफ कोर्स फिर बच्चे की हेल्थ क्या होगी। तो इट्स अ विशियस सर्कल, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है जो कि आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन, स्पेशली विद प्रोविजन ऑफ ब्लड एज वेल। अब उधर हमने पूछा कि भाई क्या कहते हैं आप लोगों के पास सिस्टम क्या है कि भाई ब्लड अरेंज हो सकता है। क्योंकि ब्लड तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे लेकिन डोनर देना है। अब उस खानदान में डोनर कौन होगा जो कि उसी फ्लड इफेक्टेड है, तो वो कहाँ से देगा। तो ये वाले भी कुछ इश्यूज हैं जिसको हमें एटलीस्ट पैरेलल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इमीडिएट रिलीफ देना है। मैं अभी आगे के बहुत थैंक यू फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं और ब्रेक के पास वापस आके हम साहिबा से बात करें, मैं एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम जो है वो एक अवेयरनेस का भी है कि काइंडली अगर इस किस्म की जगहों पे ब्लड की ज़रूरत हो, वो लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या जिनके पास कैपेबिलिटीज़ है अरेंज करने की, तो वो इन लोगों के साथ जुड़ें और डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर सना के साथ और डॉक्टर साइमा के साथ, और काइंडली इसको भी एक कार्य खैर का हिस्सा समझें। और ये भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आके इसी बात को आगे करते हैं। जी, हम ब्रेक से वापस आए हैं और हम बड़ी संजीदा बात कर रहे थे एनीमिया की और
ब्लड की, और स्पेशली उन ख़वातीन की जो या तो वो हामला हैं या वो उनकी डिलीवरी हो गई है और बच्चा और दोनों को इंतहाई ज़रूरत है फ़र्स्ट एड की, मेडिकल केयर की, इंक्लूडिंग ब्लड की। तो मैं साइमा से जानना चाहती हूँ जो लाड़काना में हैं और वो फील्ड में काम कर रही हैं, तो मुझे साइमा आप ज़रा ये बताएंगी कि वहाँ पे जो इस किस्म की ख़वातीन हैं जो इस पूरे प्रोसेस में मे बी वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, उनकी डिलीवरी भी हो सकती है और छोटे इन्फेंट्स भी हैं, तो उनकी हेल्थ केयर का वहाँ पे क्या सिचुएशन है और कितने केसेस इस तरह के हैं, और उसकी मेरे ख्याल लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है बाज़ दफ़ा, तो क्या कोई कैजुअलिटी इस तरह की रिपोर्टेड है बच्चों की और मदर की भी? तो ज़रा काइंडली अगर हो सके तो इस पर थोड़ा सा आप इनलाइट कर दीजिए हमको। हम क्लोजली देखते हैं कि फ़ीमेल किस तरह की, जैसे आपने बताया कि इस तरह की मतलब बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि एनीमिया की बात हुई, ऐसे ही मेल न्यूट्रिशन, बच्चों को अगर ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती तो बच्चे सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त बहुत शॉर्टेज है, जैसे कि सारे फलाही इदारे तकरीबन इस पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस भी काम कर रही हैं राशन की डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन न्यूट्रिशन उसमें कहाँ है? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वेजिटेबल्स देखें तो रेट्स कहाँ से कहाँ तक हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए कि हमें मतलब जितना हो सके कि उनको किचन गार्डनिंग थोड़ी बहुत वो, लेकिन अभी वो भी उस एरियाज़ में पॉसिबल है जहाँ पे फिर इतना स्पेस होना चाहिए। अगर पूरे ही इलाके ज़ेर-ए-आब हैं तो वो तो वहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, तो इसमें ज़्यादा लेकिन मेल सॉरी मैं न्यूट्रिशन का आपकी शिकार हो बात सकते काटती हैं। हूँ साइमा, मेरा एक जी, जी, सवाल है, जी। जहाँ खाना नहीं है वहाँ न्यूट्रिशंस की बात कैसे की जा सकती है? वहाँ तो पेट भरने हाँ, के लिए रोटी ही नहीं है, तो पहले पेट वो भी भरेगा तो न्यूट्रिशंस की बात की होगी ना। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ कि इस वक़्त ड्राई राशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर कहीं-कहीं पे कुक्ड फूड भी डिलीवर हो रहा है, यानी कि, लेकिन ये सारे मैं कह सकती हूँ कि ये सारे वसाइल जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे फलाही इदारे जितना भी काम कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज़ बहुत ही नाकाफ़ी हैं। और इसके अलावा ये है कि क्या कहते हैं कि एनीमिया की जैसे बात हुई तो उसमें बहुत फ़ीमेल्स इसमें ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, जो ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जैसे कि फील्ड में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो फिर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती अच्छा, हैं। मेरा एक और सवाल आपसे है, क्योंकि आपसे जी। हमारी ज़रा बात कम हो रही है, तो मैं क्योंकि आप फील्ड में हैं तो मैं एक और जी, सवाल जी। आपसे ये करना चाहती हूँ कि जो ये तो वो बीमारियाँ या वो इश्यूज़ हैं जो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, आप क्योंकि वहाँ मौजूद हैं उस जगह पे, तो मुझे ये बताएंगी कि आपके ऑब्जर्वेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस मीडिया के थ्रू बात करना चाहती हैं? कि एक तो हमने कहा कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, मेल न्यूट्रिशंस हैं, हेल्थ पूरी उनकी अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें। आपको कोई ख़ास चीज़ ऐसी जो आपने इन एंड अराउंड देखी हो, जिसकी डिस्कशन में जो चीज़ नहीं आई हो हमारी? जैसे कि देखिए बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, अगर जैसे कि मेंस्ट्रुअल डेज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी अगर हाइजीनिक कंडीशन में रह के वो ना की जाए तो ज़्यादा डॉक्टर्स हमें गाइड कर सकते हैं कि उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तो उसमें भी काफ़ी हमें रिपोर्ट भी हुए, हमारी कम्युनिटीज़ ने हमारी लीडर्स ने हमें बताया कि इस तरह के इन्फेक्शंस रिपोर्ट हो रहे थे। फिर इस वजह से ही, जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की, तो इससे ही हमने ये सॉल्यूशन बनाया कि एटलीस्ट जो है हम रीयूजेबल पैड का हमारे बीडीजीज़ को आइडिया दिया कि एटलीस्ट वो उसमें काम करें और बहुत ही कम दाम पे जो है सैनिटरी पैड्स बनाएं, जिसको वो मतलब वो एक तो उसका ख़र्चा बहुत कम हो और उससे फिर वो उसको बार-बार यूज़ भी कर सकते हैं ना, इस वजह से ही। तो इस तरह के इन्फेक्शंस की भी ज़्यादा वो है इसमें। अच्छा, और बच्चों में किस किस्म की बीमारियां वहाँ देखी जा रही हैं? इसमें बीमारियां तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मलेरिया और डेंगू की बात हुई, तो ये तो आउटब्रेक सिचुएशन है। अभी अगर 2-3 दिनों की अगर मैं रिपोर्ट आपको बताऊं कि तकरीबन 50 to 60% पॉजिटिव केस स्क्रीन हो रहे हैं। उसके साथ फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हैं। उसके अलावा बच्चों में स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो है किस किस्म उसमें की बहुत स्किन ज़्यादा। डिजीज़ हैं, ज़रा ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं और जो हेल्प करना चाहते हैं, जो मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहते हैं,
तो अगर उन तक ये बात पहुँचे कि जिस तरह हमने ब्लड डोनेशन की रिक्वेस्ट की, इसी तरह अगर आप कोई एक चीज़ हमें बता सकें कि इस किस्म की स्किन डिजीज़ हैं, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं वो आपको हेल्प के लिए वहाँ आ सकें। ज़्यादा टेक्निकल तो खैर मैं नहीं हूँ जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर इसमें वायरल और कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हैं। क्या आँखों के वायरल एंड फंगल भी ऑब्जर्वेशन में आए हैं? जी बिल्कुल। और तकरीबन जो है मतलब स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, रेडनेस होती है और बहुत ज़्यादा वो सीवियर लेवल पे चला जाता है ना। चलें, अभी आपसे हम और डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में जानना चाहती हूँ, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं उनको एक ऐसी फिगर पता चले, ऐसी बात हो कि जो हेल्पर्स हैं वो उसको आगे फॉरवर्ड लें, और जो एक इमरजेंसी है उसको थोड़ा हम हरासमेंट के ऊपर, इमरजेंसी ओके बट हरासमेंट ना हो। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बड़ी मैं क्लियर कर दूं आपको। ये प्रोग्राम आपका जो लोग देख रहे हैं, हाँ, वो ऑडियंस हैं आपके। बिल्कुल ठीक है। जो सैलाब में लोग फंसे हैं वो बेचारे ऑडियंस नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रूरत ये है कि उन लोगों को वो मैसेज पहुंचाया जाए कि हाउ दे कैन हेल्प देम। यस, ठीक है। अभी आप लोग बात कर रहे थे मैटरनल हेल्थ की, चाइल्ड हेल्थ की, स्किन डिजीज़ की, औरतों के कुछ ख़ास प्रॉब्लम है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बिल्कुल ऐसा है। मैं डेंगू और मलेरिया की बात क्यों बार बार कर रहा हूँ? वो औरत भी एक्सपोज है, मर्द भी एक्सपोज है। वो प्रेग्नेंट औरत भी उसको एक्सपोज है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में, चाहे वो नॉन मेंस्ट्रुअल पीरियड में, चाहे वो बच्चा है। वो सब के सब 100 के 100 लोग अगर एक कैंप में हैं तो वो सारे एक्सपोज हैं मलेरिया को और डेंगू को, बिकॉज दैट इज़ कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो। ठीक है। ये तो हुई बात वहाँ की जहाँ के सैलाब ज़दगा इलाके हैं। अब आ जाते हैं वहाँ जहाँ सैलाब नहीं है। यहाँ तो स्किन डिजीज़ नहीं है, यहाँ तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इस वक्त पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? डेंगू और मलेरिया। ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया। बाकी जो हम बातें कर रहे हैं वो स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है। पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में हमेशा यू हैव टू टारगेट दी हाई वॉल्यूम, एंड द हाई वॉल्यूम टुडे, आज हम जब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो चाहे वो सैलाब ज़दा इलाके हों, चाहे नॉन सैलाब ज़दा इलाके हों, उसके में है डेंगू और मलेरिया जो कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो फीमेल, एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्किटो, डेंगू। ठीक है, नहीं ये जस्ट नॉट फॉर एनी सॉरी, लेकिन जो उसकी है हकीकत वो हकीकत है। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू ये है कि शहरों में भी लोग परेशान हैं, गांव में भी परेशान है, सैलाबज़दा इलाके में भी परेशान है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने एक काम ये किया पहले कि जो डेंगू के टेस्ट हैं जिसकी कॉस्ट ठीक ठाक थी और जो मरीज़ को बार बार बियर करना पड़ती है, हमने उसको लेबॉर्ट्रीज़ को बिठाकर साथ पैशनेट अपील करके उनके साथ उसको 60% ब्लो कर दिया। वेरी गुड। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो कि एपिडेमिक पीरियड है आपका, अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि लोगों के पॉकेट पर कम बोझ पड़े। एक बात। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपने इस प्रोग्राम के तहत, क्योंकि डेंगू हर आदमी उसके लिए पैनिक में है, परेशान है, घबराया हुआ है, ये बताएं कि ये है क्या मर्ज़? ये एक बुखार है जो एक वायरस की वजह से होता है, जो मॉस्किटो फैलाता है। उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी वायरल डिजीज़ की तरह इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब ट्रीटमेंट नहीं है तो अस्पताल क्यों जा रहे हैं हम? अस्पताल को क्यों भर रहे हैं हम? आपको अस्पताल में जाएंगे, आपको एक मच्छरदानी के बिस्तर पर लिटा दिया जाएगा, आप लेटे रहेंगे और तो कुछ नहीं करेगा वहाँ, आपको कोई दवा तो नहीं देगा। आपको दवा क्या चाहिए? आपको बुखार की दवा चाहिए। आपको बुखार कम रखना है, आप अपने घर में भी बुखार की दवा ले सकते हैं। अपने फैमिली फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके आप अपने बुखार को कंट्रोल कीजिए। आप अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन कीजिए। लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि डेंगू का वायरस प्लेटिलेट को कम करता है। नहीं करता, नहीं करता। वो प्लेटिलेट को कम नहीं करता, वो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को या उनके सुराखों को बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट बाहर निकल जाते हैं। दे आर नो मोर इन द ब्लड स्ट्रीम। अलॉन्ग विद दोज प्लेटिलेट्स उसका फ्लूइड भी बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसको आपने मैनेज करना है और वो इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। ओह, दिस इज़ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू डॉक्टर साहब। नंबर 2, जूसेस पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, आप ORS पी सकते हैं। और अगर आपको इतनी उल्टियाँ आ रही हैं कि आप पानी नहीं पी सकते हैं तो फिर आपको किसी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की या ड्रिप की ज़रूरत पड़ सकती है। अब पैनिक क्योंकि फैला हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि मुझे डेंगू हुआ है, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल।
द हॉस्पिटल्स आर सेइंग वी डोंट हैव बेड्स। सिचुएशन क्या हो गई? पैनिक। अगर किसी अस्पताल में 50 बेड हैं और 50 डेंगू का मरीज़ आ चुका है, तो जब 51st पेशेंट आएगा तो अस्पताल क्या बोलेगा उसको? कि नहीं है बेड। मीडिया इस पे क्या कहेगा? शोर मचाएगा कि अरे बेड नहीं है, हालत ख़राब है, डेंगू फैल रहा है, अस्पताल भर चुके हैं। आप लोगों को ये मैसेज दीजिए कि आप अपने घर में रहिए, अपने डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी रहिए। मैं 3 बातें कह रहा हूँ, बुखार मैनेज कीजिए, हाइड्रेशन मैनेज कीजिए, और अपना प्लेटलेट काउंट पीरियोडिकली अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर डॉक्टर, चाहे रोज़ाना चाहे एक दिन छोड़कर टेस्ट कराते रहिए। अच्छा, और उससे आपका ये होगा हाँ। कि आप अस्पताल को रश नहीं करेंगे। अच्छा, अस्पताल में भी प्लेटलेट हर मरीज़ को नहीं लगने होते। अगर आपका प्लेटलेट काउंट एक ख़ास लेवल से नीचे आता है एंड नाउ यू आर प्रोन टू अ कॉम्प्लिकेशन, कि आपको एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तब ज़रूरत पड़ती है कि प्लेटलेट्स को दिए जाएं उस कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए। मैं इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं कि आटे में नमक के बराबर मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम से हम ऑन एयर नहीं कर सकते। और एक चीज़ जो मैं अगेन अपने ऑडियंस को हर दफ़ा हम एक मैसेज देते हैं कि स्पेशली फ्लड वाले इलाकों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये मैसेज पहुँचेगा कि आप जो पेशेंट हैं डेंगू के, उनका टेम्परेचर बहुत, मेरे ख्याल है बहुत सस्ती सी दवाएं आती हैं जिनके साथ मैनेज किया जा सकता है। ORS हम सिर्फ ये समझते हैं कि डायरिया में पीने की चीज़ है, तो वो डेंगू में भी उनको दिया जा सकता है। तो इस किस्म की दवाएं और हेल्प के साथ हम डेंगू जो है वो फ्लड ज़्यादा इलाकों में मेंटेन कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हम अपने इस काविश में कितने सक्सेसफुल रहेंगे, कोशिश है। और हमारे जो मेहमान आज हमारे साथ आए, इनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और आज के लिए इतना ही। किसी नए प्रोग्राम के साथ में भी मेंटल हेल्थ का या आई इन्फेक्शन का हम ज़रूर करेंगे, ताकि लोगों को एक सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के बारे में भी कुछ आगाही दे सकें। बहुत शुक्रिया आज के लिए।